हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आइए, आज आपका फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन, शानदार, और आप ये कहिए कि एक बार नज़र उठा के देख लोगे तो आपको ये टॉपिक कभी भूलना नहीं चाहेगा। एक बार तुम्हारे दिमाग में ये बात चली गई। क्यों? क्योंकि मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूँ ना, बिल्कुल शॉर्टकट लेक्चर दे रहा हूँ, ताकि आप एक सेकंड भी ना लगे, 2 सेकंड, एक बार आप अपने सामने पेज दिखो और ये कॉन्सेप्ट एकदम अपने दिमाग में घुस जाए। इस तरीके का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो आज का जो लेक्चर है बेटा, वो कलर, आप थंबनेल देख रहे होंगे, शानदार थंबनेल में दिख रहा होगा कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर डिसाइड करेंगे, ये बात आप अपने थंबनेल में देख रहे होंगे। तो मैं आपको उसी चीज को मैं ले चलता हूँ, और मैं एकदम कोशिश करता हूँ 15 से 20 मिनट का लेक्चर दूंगा। बट याद रखना बेटा, ये लेक्चर आपको स्किप नहीं करना है। पूरी की पूरी वीडियो देखना और आनंद लेना। फिर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, दबा लेना, ताकि बार बार जो नोटिफिकेशन मिलता है वो मिलता रहे आपको। और एक बात और, अगर लेक्चर में आपको कोई चीज़ पूछना है या सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन को यूज करिए, और शानदार तरीके से आप मुझे सजेशन भी डाल सकते हो। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट किया जाए, मज़ा आएगा। बेहतरीन सवाल है, देखो ध्यान से। एक बात देख रहे हो आप लोगों ने कि आपके पास ये कलर इन कॉम्प्लेक्स आपने ने लिखा है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें क्या है, इसमें क्या चीज आपको मिल रहा है? एनर्जी जो है ना, वो एच म्यू। कैसे हम कलर कॉम्प्लेक्स को डिसाइड करते हैं कि ये कंपाउंड कलर है या कलरलेस है? और हम चलते हैं थोड़ी सी एनर्जी और वेवलेंथ से भी कनेक्ट करते हैं। तो याद रखना कि एनर्जी आप पढ़े होगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी और आगे, कि जो एनर्जी होता है बेटा, वो एनर्जी क्या होता है अपना, वो एनर्जी जो होता है वो एच म्यू के बराबर होता है। बात समझ में आ गया? सर एच म्यू क्या होता है? सर एच म्यू जो होता है, एच म्यू जो होता है वो इज इक्वल टू एच बाई सी, क्योंकि म्यू जो होता है सेपरेटली सी बाई लैम्डा होता है। बात क्लियर हो गया? सर सी बाई लैम्डा जब आप देखेंगे तो ये ई और लैम्डा के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर किसी का लैम्डा कम है तो सर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। है ना? समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल। सर यहाँ पे जो आप लैम्डा लिखे हैं वो है क्या? लैम्डा बेटा एब्जॉर्ब वेवलेंथ है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वेवलेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। एनर्जी जो आप देख रहे हो वो स्प्लिटिंग एनर्जी है बेटा, स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट अपने पास है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी की हम बात करेंगे यहाँ पे। बस ध्यान देना। आगे मैं बात करता हूँ, इसी से आगे चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्प्लिटिंग एनर्जी आपको जो मैं लिखा था, ई इज इक्वल टू एच इंटू सी बाई लैम्डा, जो आप देख रखे थे, उसमें एनर्जी क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी है। कॉम्प्लेक्स में जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी पढ़ोगे तो वहां से स्प्लिटिंग एनर्जी कहा जाता है कि अगर डी के 5 ऑर्बिटल है तो पांचों ऑर्बिटल के आसपास कोई लिगेंड नहीं है, वो मेटल अकेले है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो अकेले दिख रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल है, वो अपना, आपको भी पता है कि ये डी एक्स वाई होता है ना? ये डी वाई जेड होता है सर, ये डी जेड एक्स होता है सर। सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है। एक बात आपको ये भी पता होगा कि ये जो तीन वाले हैं ना, ये एक्सियल नॉन एक्सियल वाले होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा? नॉन एक्सियल होते हैं। नॉन एक्सियल और ये दोनों जो होते हैं सर, ये एक्सियल होते हैं। राइट? ये क्या होते हैं? एक्सियल होते हैं। यानी नॉन एक्सियल का मतलब एक्सिस के बीच में आना, इस तरीके से। और एक्सियल मतलब होता है अलोंग द एक्सिस आना। राइट? क्लियर हो गया? तो ये जब इनके आसपास कोई भी लिगेंड नहीं होता है तो इनके बीच कोई रिपल्सन नहीं होता है, कोई रिपल्सन इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। तो होता क्या सर? तो बेटा यहाँ पे जो है ना, इनकी एनर्जी एकदम मस्त बराबर होती है। इसी को कहते हैं, जब डी ऑर्बिटल की सारी एनर्जी इक्वल होती है तो उसे कहते हैं डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। सर टूटेगा कब? एक्चुअली वो बात की सीएफटी में मुझे पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जब लिगैंड अप्रोच करता है तो इनकी एनर्जी में डिस्टरबेंस आती है।
ये पांचों लोगों में खूब तगड़ा डिस्टरबेंस आता, खूब तबाही आती है, तो ये इनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, फिर ये दो सेट में टूट जाते हैं। तो यहाँ मैं एनर्जी, चूंकि मैं कलर की बात कर रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल हम सीएफटी नहीं बात करेंगे। तो ये दो शिफ्ट में टूटता है, T2G और EG। सर T2G क्या है बेटा? T2G आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये होता है DXY, सर ये होता है DYZ, और सर ये होता है DZX। बात समझ में आई? ओके आगे। सर EG क्या होता है बेटा? DX² - Y² और DZ² होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये स्प्लिटिंग होती है। तो जो आप एनर्जी लिखे हो ना ये वाली, वो एनर्जी यही है। डेल्टा जो लिखते हो ना वही एनर्जी है। इट इज लाई इन बिटवीन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में ही तो कलर दिखाई देता है बेटा, विजिबल रीजन में ही तो कलर दिखाई देता है, तो उसी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलता हूँ बेटा। अब सुनिए, कैसे तुम डिसाइड करोगे कि कलर जो होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कब कलर होगा, कब कलरलेस नहीं, कलरलेस होगा। भैया ये लेक्चर मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, मेरे को एक क्वेश्चन आपको या तो नीट में या जेई में या आपके बोर्ड में आना ही होगा, इसको कोई काट नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि आपको शॉर्टकट बताऊं और आपको आनंद आए लेक्चर में। ठीक। सर कलर इज डेवलप ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है बेटा जी? क्या रीजन है बेटा जी? रीजन ये है, वो देखिए, पहली बात कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर या कंपाउंड के अंदर जो भी है, उसके डी ऑर्बिटल D1 से D9 हो, भरा नहीं होना चाहिए, D10 नहीं होना चाहिए, D0 नहीं होना चाहिए, D1 से D9। आपको भी पता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, आपको पता है ये बात। तो सर D1 से D9 होना चाहिए। ठीक है सर, अच्छी बात है। मतलब कि आप यूं कह सकते हो कि सर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। सर जिसके पास D1 से D9 होता है बेटा, वो DD ट्रांजिशन करते हैं। भैया DD ट्रांजिशन क्या होता है मैं बताता हूं तुमको। बहुत सारे बच्चे तो गलती करते हैं, कलर की बातों को हर जगह एक ही याद रहती है उनको, DD ट्रांजिशन, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है सर? तो DD ट्रांजिशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब वो एक इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा या म्यू एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करेगा बैरियर पार करके, तो वहां भी चला जाएगा, लेकिन वहां पे उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर वाले जोन में उसको अनस्टेबल फील करेगा। यहाँ जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है बेटा? ऊपर वाला जो एनर्जी है आप देख लीजिए, जो एनर्जी यहाँ पर मिटेगी मिला, यहाँ पे आपका एनर्जी हाई रहती है सर। जब बेटा हाई एनर्जी रहेगा तो दुनिया का कोई भी इंसान वो काम नहीं करता है जब उसको अनस्टेबल फील होता हो। तो ये तुरंत फिर कहता भाई हमने तो गलती कर दिया, ऊपर आकर के हम जितना एनर्जी लिए थे तुमसे मैं तुमको वापस कर रहा हूँ, और मैं अपने जगह घर चला जाऊंगा अपने लोअर एनर्जी लेवल में। कहता है ठीक है चलो वापस करो। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी यहाँ से लूज करता है सर, इसकी एनर्जी यहाँ से लूज करता है, और लूज उतना करता है जितना एब्जॉर्ब करा था। फिर वो क्या करता है बेटा? हायर एनर्जी लेवल से कूद के नीचे वापस आ जाता है। तो इस दौरान जितने वेवलेंथ का वो एनर्जी मतलब कि अपना रिलीज करता है, वो एक विजिबल रीजन में मिलता है, और उसी के वजह से कलर दिखाई देता है। इसी को कहते हैं DD ट्रांजिशन। मतलब क्या हुआ कि T2G से इलेक्ट्रॉन EG में गया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापस अनस्टेबल फील करने लगा। अनस्टेबल फील करता है तो कहता है भाई हम ऊपर नहीं रहेंगे, हम नीचे जाएंगे, अपने वही जगह जाएंगे जहां मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे तकलीफ नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वो यहां से नीचे आएगा, खुद को स्टेबिलिटी फील करेगा, और इसी को कहते हैं सर DD ट्रांजिशन। तो तभी ट्रांजिशन होगा जब कहीं भी यहाँ ऑर्बिटल के अंदर एक जगह खाली रहेगा, तो नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आता है, इस तरीके से। तो पहला केस कलर होने का, DD ट्रांजिशन। कब? जब D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन हो किसी आयंस का, किसी एलिमेंट का जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, न्यूट्रल हो। क्लियर हो गया DD ट्रांजिशन? तो ये कहानी है। दूसरी बात है कि अच्छा ठीक है सर, अगर मान लीजिए किसी के पास D0 है और D10 है,
तब तो वो डी डी ट्रांजिशन नहीं शो करेगा, बिल्कुल नहीं शो करेगा। तो सर वो कलर भी तो होता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके पास 0 इलेक्ट्रॉन होता है फिर भी वो कलर्ड होते हैं। तो सर वहां हम क्या जवाब देंगे, मैं हूं बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। तो कलरलेस होना चाहिए इसको, लेकिन वो कलर्ड होते हैं। आगे मैं बताता हूँ, लेकिन वो कौन से एलिमेंट कटायन है, कौन से सॉरी कटायन या मेटल आयन से जो कलरलेस होता है, जिनके पास D0 होता है, D10 होता है। तो Zn2+ पे 3D0 3D10 है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो डी ट्रांजिशन, राइट। सर कॉपर 1+ है, तो कॉपर आपको भी पता है कि ये 3D10 4s1 हुआ करता था, और जब कॉपर ने 1+ चार्ज उठा लाया तो 3D10 4s0 हो गया, राइट। तो ये भी तो पास, इसके पास भी तो D10 है, ये भी नहीं देगा इलेक्ट्रॉन। सर कैडमियम क्या है, तो आपको भी पता है जिंक, कैडमियम और Hg, ये सारे लोगों के ऊपर अगर +2 लगा दीजिए तो सर इनके पास भी 3D10 हो जाएगा, ये भी अपना सर 4D10 हो जाएगा, ये भी अपना सर 5D10 हो जाएगा। तो इनके पास तो वो एक भी डिब्बा खाली नहीं है, एक भी ऑर्बिटल नहीं खाली है। तो भैया डी डी ट्रांजिशन काहे का, ठीक। तो यहां तो कोई लफड़ा नहीं, इन्होंने सीधे ने सरेंडर कर दिया कि मेरे पास D10 है। स्कैंडियम कहता है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कि भैया मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं डी डी ट्रांजिशन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। मेरी बात सुनना। तो ये लोग सीधे जाते हैं और किसी के सामने सरेंडर बोल देते हैं कि भाई मैं कॉम्प्लेक्स कलर्ड नहीं दे सकता हूँ, मेरी औकात ही नहीं है कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाने की, मैं सिर्फ कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता रखता हूँ, बस इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। कहता है ठीक है कोई बात नहीं। तो ये लोगों ने क्या किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, और सरेंडर करने के बाद इन्होंने बोला कि भाई मेरे क्षमता नहीं है कॉम्प्लेक्स बनाने का, बात खत्म, कलर नहीं बना सकता, खत्म बात। लेकिन एक बंदा था, एक्सेप्शन केस में आओ, एक बंदा था, वो कहता है यार मेरे पास तो 0 इलेक्ट्रॉन है, D0 है, मैं अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब जाता हूं तो मैं 0 D0 में आता हूं, फिर भी मैं कलर्ड हूं, इसका मतलब मैं बॉस हूं, सबका राजा हूं। तो किसी ने कहा क्यों भैया, क्यों कलरलेस, तुम कलर्ड क्यों हो गए, तुमको तो कलरलेस होना चाहिए था, तुम्हारे पास D0 है फिर भी कलर्ड हो। फिर दिमाग लगाया, वो कुछ न कुछ इसमें और भी कॉन्सेप्ट है जो कलर्ड बिहेवियर को डिसाइड करता है, राइट। तो चलते हैं। तो किसी ने बोला कि क्या डिसाइड कर, कौन सी कंडीशन है जो कलर्ड बिहेवियर को डिसाइड करता है। तो कहा भाई सुनो मैं बताता हूँ, पहला कंडीशन जो होता है भाई साहब, वो होता है LAMCT, और एक होता है AMEMCT। मेन यही होते हैं, बाकी और भी मैं अभी बताता हूँ आपको। LAMCT, MALCT, MEMCT। LAMCT लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, MALCT मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, और मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये है। तो मैं तीनों का मतलब लिख देता हूं। एक MEMCT है, सीटी है, जो क्या है सर, मेटल टू मेटल है ना, चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है, चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है, एक है, ठीक है। और एक होता है सर पोलराइजेशन, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, पोलराइजेशन भी एक फैक्टर होता है सर, पोलराइजेशन भी एक फैक्टर होता है, वो भैया डिसाइड कलर का करता है ना। तो 4 फैक्टर अपने पास जो कलर बताता है, भले ही D0 है तो क्या, लेकिन कलर देता है। पहला LAMCT, MALCT, AMEMCT, नाम तो याद रखो, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ LMCT और DD ट्रांजिशन मिलेगा, बट नाम याद रखो। तो कलर्ड हो, D0 और D10 होते हुए भी, मतलब D0 का स्पेशल केस है, D0 होते हुए भी बंदा कलर्ड कंपाउंड बनाता है। तो क्यों बनाता है, कहता भाई सुनो, इनमें से कोई भी जो शो करेगा वो कलर्ड होगा। क्या, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और पोलराइजेशन। तो सबसे 3 पार्ट, ये जो 3 आप ये देख रहे हो ना हिस्सा, इनको जरा फोकस करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपने काम का है। क्लियर, आगे चलें, चलो ठीक है।
तो K2Cr2O7 और KMnO4 वहीं खड़े होते हैं, बगल में खड़े होके झांकते हैं, कहते हैं, झांकते हैं, वो ये बोलते हैं कि एक बात बताओ, मेरे पास तो कोई डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं फिर कैसे कलर्ड हूँ? तो कहता है मैं तुमको बताता हूँ कि मैं कलर्ड क्यों। K2Cr2O7 खुद जवाब देता है कि भाई देखो, K2Cr2O7 में चार्ज जो क्रोमियम का आएगा +6 आएगा, और KMnO4 में जो चार्ज मैंगनीज पे आएगा +7 आएगा। पढ़े हो डी और डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो जब क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो ना क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1 होता है। और जब क्रोमियम को किसी ने कहा कि भाई तू सारा इलेक्ट्रॉन अपना दो, तो कहता ठीक है, अब यह D0 हो गया, फिर भी कलर्ड कंपाउंड है। एमएन के साथ वही हालत है। मैग्नीज के पास क्या था, 3d5 4s2 था। इसको भी किसी ने सलाह दिया कि भाई तुम मुझे सातों इलेक्ट्रॉन अपना वापस दे दो, कहता दे देता हूँ। कहता भाई मेरे पास भी 3d0 ही बच रहा है। तो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। K2Cr2O7 और KMnO4 D0 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी ये कलर्ड होते हैं। क्यों कलर्ड होते हैं? तो याद रखिएगा, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कॉन्सेप्ट होता है, और उसी कॉन्सेप्ट के जरिए वो अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कलर शो करता है। ठीक है, मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स? LAMCT, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। आप एकदम 4 बार रट डालो, ये बात पक्की बोल रहा हूं कि आएगा ही कि एक सवाल पेपर में। तो ये सवाल कभी भी आएगा, लिख देना ड्यू टू LAMCT, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बात पक्की। आगे चलते हैं। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा सारा डिस्कस कर लो, मैं लेक्चर बंद कर दूंगा। मैंने बोला था, आपसे वादा करूंगा मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर दे दूंगा। सर ये कंपाउंड क्यों कलर्ड होता है? प्रोसियन ब्लू कलर का कंपाउंड है, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। बहुत बेहतरीन सवाल है। सर इसमें दो सवाल पूछता, बोलता है कि अंदर वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का बताओ, बाहर वाले का बताओ। तो अंदर वाले का सर +2 होगा और बाहर वाले का +3। जब कॉम्प्लेक्स को तोड़ोगे तो क्या होगा, ये 4Fe3 प्लस देगा, और ये देगा 3FeCN का होल 6, 4 माइनस देगा। तो एक बात बताओ, ये 4 इधर 3 इधर, तो ये 4 और 6 का डिफरेंस +2, और ये +3 है। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि अंदर वाले पे +2, बाहर वाले पे +3। तो प्रसियन ब्लू कलर क्यों दे रहा है? तो ये जो आंसर इसका होगा बेटा, वो होता है MAMCT, यानी मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये लिख लो, पक्का आपके पेपर में मिलेगा, चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे जेई का, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, क्लियर है? आगे चलो, सबका समरी बात कर लिया जाए। शॉर्टकट कलर नेचर कैसे डिसाइड करना है? सर DD ट्रांजिशन है तो कलर होगा। कैसे DD? अगर D1 से D9 किसी में आता है तभी वो DD ट्रांजिशन करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलर इन हेलोजन वो होमोल्यू में होता है, हाई 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 ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लोवेस्ट ऑक्युपाई अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बात हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और 4 फैक्टर है, LAMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये लिख लीजिएगा बेटा, पे नोट्स एक 61 पन्ने का बना लो। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ये होता है। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होता है बेटा। दूसरा वाला क्या है? मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर ये होता है। ठीक है बेटा जी, समझ में आया? और ये मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है, ML, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है ये, राइट। और पोलराइजेशन से PbI2 का कलर, PbF2, ये बात है। तो इनमें से आपका जो काम आएगा, ये दोनों बहुत शानदार काम आएगा। और MAMCT तो थोड़ा हाई लेवल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आगे चलिए। सर YTiH2O होल 6 का होल थ्राइस होल 6Cl3 इज कलर्ड। मैंने बोला कि जब भी कलर्ड की बात करेगा, इसका मतलब D में इलेक्ट्रॉन है, D10 नहीं, D1 से 9। तो देख लिया जाए। सर कैसे आंसर देना है इसका, मैं बताता हूं तुमको। पहली बात तो आपको ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा। सर जब इसको तोड़िएगा आप ना, तो तोड़ते समय आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, 3Cl है तो 3Cl माइनस,
है ना, और 3 प्लस इस पे चला जाएगा। सर ये तो न्यूट्रल है, कौन, वाटर, न्यूट्रल है तो जीरो हो जाएगा। अच्छा जीरो है तो ये जो +3 है ना वही तो यहाँ आ जाएगा, अगर जीरो है तो डायरेक्ट देखो ना, अगर जीरो है तो ये तो 0 × 6 जीरो, तो +3 होगा। अब टाइटेनियम का, स्कैंडियम टाइटेनियम 21 22 होता है सर, तो 3d2 और 4s2 होता है, बात बराबर है। सर टाइटेनियम को 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है क्योंकि 3 प्लस चार्ज है, ठीक है सर। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो 3d2 4s2 था। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन s दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कौन दे देगा, डी दे देगा, तो 2 बचेगा। अब जब 2 बच गया तो कलर देगा ही देगा। मतलब डी 3d2 के वजह से ये इट शो डी ट्रांजिशन, और जब बेटा जी डी ट्रांजिशन ये शो करेगा तो जाहिर सी बात है ना ये कलर देगा, तो इट शो कलर नेचर, है ना, इट शो कलर नेचर। मजा आ गया, समझ में आ गई मेरी बात। अब सुनो ध्यान से, आगे चलते हैं। फिर कह रहा वाइट TiCl3 कलरलेस, ठीक है आगे चलते हैं सर, इसका भी आंसर देख लो, बड़े मजे की सवाल बता रहा हूँ। TiCl3 को जब तोड़िएगा ना बेटा जी तो Ti3+ आएगा और 3Cl-। अच्छा यहाँ पर भी D2 आएगा, 3d2 यहाँ पर भी आएगा, चार्ज वहां भी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कोई डी ट्रांजिशन वगैरह नहीं होता है क्योंकि लिगैंड ही नहीं है। जब लिगेंड नहीं है तो याद रखना, इसको बहुत बेहतरीन सवाल बता रहा हूं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लिगेंड, एब्सेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड, इट विल नॉट शो डी ट्रांजिशन, इट विल नॉट शो सर डी ट्रांजिशन। सर अगर डी ट्रांजिशन नहीं शो करेगा तो काहे का कलर, काहे का कलर, मीन्स इट इज कलरलेस, बस खत्म बात। बात समझे आप लोग, क्लियर हो रही है, ये कहानी था। आगे चलिए, कह रहा कि इनमें से अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा एंड एनर्जी, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको पहले, 100% इसी से आएगा। तो एक बात बता दूं, आपको भी पता है कि एनर्जी जो होता है वो लैम्डा का उल्टा होता है, बात बराबर है। सर एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से। सर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना बेटा, ए बेटा जी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब आप स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात मुझसे करिएगा कि सर जरा स्ट्रेंथ बता दीजिए, बिल्कुल सही बात है, तो ईएन सबसे तगड़ा होता है, राइट, ईएन सबसे तगड़ा होता है, और ईएन के बाद आता है H2O और सबसे पीछे चला जाता है फ्लोरीन। इसका मतलब जब एनर्जी की बात करिएगा या आप लोग, एनर्जी, इसका मतलब ए फिर बी फिर सी। लेकिन जब वेवलेंथ की आप बात करेंगे तो वेवलेंथ में इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आ जाएगा सी बी और ए। अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा हूं तो पलट दो इसको, पलटने का मतलब क्या कर सकते हो आप करिए ए देन बी देन सी, फिर यहाँ आ जाएगा सी बी और ए, ये एक कॉम्प्लेक्स अपना होता है। बात समझ में आ गया। तो ऐसे सवाल को आप क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये अपना एक सवाल हो गया, ये आपको सवाल मिलेगा ही पेपर में, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, कहीं कोई फंसने वाला काम नहीं होगा। आगे चलिए बेटा जी, एक सवाल डन है पक्का, एकदम मुहर मार दो, ठप्पा लगाओ, सवाल आने ही वाला है ये। आइए, फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, वही सेम बात। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और आप कोशिश करिए कि इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। कैसे बताइएगा मैं बता रहा हूँ, पहले चार्ज निकाल देना, इसको तोड़ोगे तो V2+ और SO4 2-, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना, यहाँ तोड़ोगे तो V3 आएगा, 3Cl- आएगा, यहाँ तोड़ोगे तो 3Na+ आएगा और VO4 3- आएगा, वेरिडियम का निकाल लेना। ठीक है, यहाँ जब निकालोगे तो VH2O होल 6 और 2+ और SO4 2-। सर पानी तो वैसे ही चला जाएगा, यहाँ से निकाल लेना +2 पे। तो किसके पास ज्यादा अनपेयर्ड, मतलब किसके पास 0 अनपेयर्ड आएगा, वही कलरलेस होगा, मतलब अनपेयर्ड नहीं आएगा, 0 आएगा।
तो यहाँ देखो, अगर तुम VO4 पे 3 - पे -2 लिख रहे हो, तो 4 × 2 = 8 में से 3 निकाल दो, कितना हो गया 5। और बेनेडियम का स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम 23 होता है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये होगा बाबू 3D 4s2 3D3, है ना। और पांचों इलेक्ट्रॉन ये निकालने के पे जिद पे अड़ा हुआ है कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो कहता है ठीक है, मेरी मजबूरी है तुमको इलेक्ट्रॉन देना। D0 है, इसका मतलब कोई कलर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। मैं बता दिया, होमवर्क क्या करोगे तुम। फिर कह रहा है कि कौन सा इसमें एब्जॉर्ब विजिबल रीजन लाइट में जाएगा भैया, वही जाएगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बस क्या करना ना, ये 0 है ना बाबू, +2 बना लेना। भैया ये 0 है, ये 0 है सर, +3 बना लेना। बाबू ये 0 है, ये 0 है, +4 बना लेना। बाबू ये 0 है तो क्रोमियम पे +3 बना लेना। अब इतना तो कर सकते हो ना कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बस निकाल देना विजिबल रीजन में, वही चला जाएगा, वही लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तो देखो Zn में आपको बता भी दूं, Zn2+ में 3D10 होता है बाबू, समझे आप। सर स्कैंडियम में भी बता दीजिए। तो बेटा 3D04S0 होता है, राइट। और ये टाइटेनियम में आ जाएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम। तो बेटा ये भी 3D04S0 आ जाएगा, है ना। क्लियर है। सर इस ये क्रोमियम में बात बताइए आप ना। बेटा मैं बताता हूँ, चिंता मत करो, मैं सारा आपको बताऊंगा, बस आप लगे रहिए लेक्चर में। 5 1 6 है ना, और आपको भी पता है एक्सेप्शन केस है। तो इसमें से क्या करिए, यस से पहले निकालो 0, 2 इसमें से निकाल दो 3। आई देखो आ गया 3D3 आ गया। और 3D3 मतलब ये रिविजिबल रीजन में जाएगा। बाकी 0 वाले हैं, 10 वाले हैं। ये 10 है, ये 0 है, ये 0 है, यही तो बचा। क्लियर है, आगे चलिए। सर इसके बाद ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। मेरी बात समझ में आ गया। अब मैं आपको आखिरी में, मेरे पास अगर आप टाइम दे करके लेक्चर देखे होंगे, तो इसके लिए मैं आपको ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। आप हमारे लेक्चर पे रुके, लेक्चर को देखे और पेशेंस बनाए रखे। और मुझे लगता है कि अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पता पक्का आया होगा, तो एक ये निवेदन है कि लेक्चर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ एक बात और, मैं ऑफलाइन क्लास के साथ साथ मैं ऑनलाइन भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं एकदम नॉमिनल फीस पे, तो वो इस मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर आपका रन कर रहा है, उस पे आप स्क्रीन पे भी, नीचे भी हमारा नंबर रन कर रहा होगा, आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे चलते चलते एक आपको अच्छा खासा मोटिवेशनल जरा मैं शायरी आपको सुनाता हूँ, एक थॉट बताता हूँ, ठीक है। तो जरा 2 मिनट देखिए, मोटिवेशनल। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए। आपने इतना टाइम दिया तो 2 मिनट यहाँ देखिए, ठीक है। बस 2 मिनट टाइम दीजिए भाई, हम लोग याद करके नहीं रखते हैं। हाँ ऑर्गेनिक लेक्चर तो बहुत कठिन होता ही है याद करना। हाँ देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये थॉट, ये बहुत बेहतरीन बात आपको मैं बताने वाला हूँ। कहता हूँ कि सफल वही होता है, क्या, सफल वही होता है जो कठिनाइयों से नहीं डरता। सफल वही होता है जो कठिनाइयों से नहीं डरता, बल्कि उस उनसे सीख कर आगे बढ़ता है। क्या करता है, उनसे सीख कर आगे बढ़ता है। चलते हैं, आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।